नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पाठ 2, दो गौरैया की, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। यदि हम इस कहानी की बात करें, तो इस कहानी में आजकल भोजन और आवास की खोज में, घर की खोज में पक्षी मनुष्यों के निकट आते जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और दोनों को कष्ट हो रहा है। गौरैया एक घरेलू पक्षी है। यह इंसान और उसकी बस्ती के आसपास रहना अधिक पसंद करती है। लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार है। बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं और गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिसका कारण कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही है। यदि समय रहते इस प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब गिद्धों की तरह गौरैया भी इतिहास बन जाएगी और सिर्फ गूगल और किताबों में ही दिखेगी। भीष्म साहनी का यह पाठ इस ओर एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। आइए अब हम पाठ पर चलें, किंतु पाठ पर चलने से पहले यदि हम अपने कथाकार को, भीष्म साहनी जी को थोड़ा सा जान लेते हैं, तो पाठ को समझने में और आसानी होगी। तो हिंदी साहित्य में कथाकार के रूप में प्रसिद्ध भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी। और आप में से बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि रावलपिंडी पाकिस्तान में है, किंतु ये उस समय इनका जन्म हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था। रावलपिंडी भी भारत का हिस्सा था। जन्म की तारीख थी 8 अगस्त और सन था 1915। रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी के नज़दीक एक गुरुकुल था, उसमें पढ़े। गुरुकुल। इनके पिताजी आर्य समाजी थे, आर्य समाज को मानने वाले थे, इसलिए गुरुकुल में ही सबसे पहले भेजा और वहाँ से बाद में फिर स्थानीय वहीं के डीएवी स्कूल से जो है इन्होंने आगे की पढ़ाई की अपने बड़े भाई बलराज साहनी के साथ। सन 1933 में भीष्म साहनी ने उसी रावलपिंडी के डीएवी कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट, जो लोग नहीं जानते होंगे वो ये जाने कि इसे 12वीं कहा जाता है। और उसके बाद फिर आगे की उनकी पढ़ाई जो है वो लाहौर से हुई। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि सन 1935 में बीए किया उन्होंने 1935 में, और एमए जो है वह 1937 में किया। आगे चल करके उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्जित की। ध्यान रखिएगा, इनका जो एमए था वह अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में। जब पढ़ाई पूरी हुई तो 1937 से लेकर के 1947 तक, आज़ादी के वक्त तक, इन्होंने वहीं के स्थानीय कॉलेज में, जहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। इसके अलावा इनकी नाटकों में रुचि थी, तो नाटक में अभिनय करते थे। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यों से जुड़े हुए थे, कांग्रेसी कार्यों में संलग्न रहे और बाद में फिर अपने पिताजी के साथ लग करके इन्होंने व्यवसाय भी किया। 1947 में आज़ादी के वक्त दिल्ली आए हुए थे स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए, लेकिन ये उसके बाद फिर घूम करके वापस पाकिस्तान नहीं गए। ये अपने बड़े भाई बलराज साहनी के साथ चले गए मुंबई। भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के एक जाने माने कलाकार थे। इन्होंने कई कालजयी फिल्मों में काम किया है, जिसमें से दो भीगा जमीन, काबुली वाला, वक्त, गरम हवा, सीमा, लाजवंती, सोने की चिड़िया और हकीकत प्रमुख हैं। बलराज साहनी पर कई सारे सदाबहार गीत फिल्माए गए हैं, जिसमें ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, काबुली वाला फिल्म से ये है।
वक्त फिल्म से आने लीजिए मेरी जी, मुझे ज़रूरत मालूम है, थी तुझे ऐसे कुछ था। मालूम नहीं, या तू अभी तक है हँसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान। रक्षाबंधन के समय में चलने वाला सबसे प्यारा गाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, ये भी इन्हीं की फ़िल्म का गाना है। और नीलकमल फ़िल्म में इनके एक गीत, बाबुल की दुआएँ लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, ये सब बलराज साहनी के ऊपर ही फ़िल्माए गए गीत हैं। इन सब के हीरो बलराज साहनी ही हैं। किंतु बलराज साहनी जैसा कैरियर मुंबई में भीष्म साहनी को नहीं मिला और वहाँ पर वो बेकार ही पड़े रहे। फिर वहाँ से वो वापस चले आए अम्बाला। अम्बाला में उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन किया। इसके बाद फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में वो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े और लंबे समय तक पढ़ाते रहे। सन 1957 में उन्हें भारत सरकार द्वारा मास्को, रूस में अनुवादक के रूप में भेज दिया गया और ये वहाँ 7 साल तक रहे एक अनुवादक के रूप में। और वहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन किताबों का रसियन भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद उन्होंने 1965 से 1967 तक नई कहानियां पत्रिका का संपादन भी किया। इसके अलावा वो प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य रहे, साथ ही अफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबद्ध रहे। 1993 से लेकर के 1997 तक लगभग 4 साल तक वे साहित्य अकादमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी सदस्य रहे। यदि हम भीष्म साहनी जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनके जो कहानी संग्रह हैं वो इस प्रकार हैं। भाग्य रेखा, इसके अलावा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वांगचू शोभा यात्रा, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियां, अहम ब्रह्मस्मि, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। यदि हम उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास में झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा और नीलोफर, नीलू, नीलिमा और नीलोफर, ये इनके उपन्यास संग्रह हैं। भीष्म साहनी जी ने नाटक भी कई लिखे हुए हैं जिसमें नाटकों में हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, इसके अलावा गुलेल का खेल और मुआवजे प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कई जो है रचनाएं लिखी हैं जिसमें शोभा यात्रा, पाली, दया, कड़ियां, आज के अतीत इत्यादि हैं। चलिए अब पाठ पर चलते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि यह पाठ
चिड़ियों और अन्य जीवों का मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप को लेकर के लिखा गया है, जिसमें दोनों ही परेशान हैं और जिसके पीछे मानव विकास एक बड़ा उत्तरदायी कारण है। ये दो गौरैया पाठ उसी समस्या पर प्रकाश डालता है और उसका एक उचित हल प्रस्तुत करता है कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कहानी शुरू होती है, हम घर में 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। यानी जो घर है उसमें केवल 3 ही व्यक्ति रहते हैं, पहले माँ, पिताजी और दूसरा स्वयं लेखक। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सराय। सराय वह जगह होती है जहां जिसके पास अपना घर नहीं होता है वह कुछ देर के लिए ठहर लेता है। आप इसे होटल कह सकते हैं, लेकिन जो मुफ्त का हो। ठीक है? जहां लोग केवल रात्रि निवास करने आते हैं। ठीक है? ऐसी जगह जहां लोग रात्रि निवास करने चले जाएं या कुछ समय के लिए आए, रहें और चले जाएं। और फिर वो कहते हैं कि हम तो यहाँ मेहमान जैसे हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। अब घर लेखक का है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि हम तो यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे और हैं। अब यहाँ पर आपस में ये जो दोनों वाक्य हैं, वो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कहते हैं कि घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। जब रहते 3 ही लोग हैं, तो फिर सराय कैसे है? और कौन यहाँ रहता है? जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं और ये अपने आप को मेहमान बता करके दूसरों को मालिक क्यों बता रहे हैं? आखिर उस घर में क्या इनसे भी ज़्यादा गहराई से कोई निवास करता है? क्या इनसे भी ज़्यादा तल्लीनता से कोई रहता है? क्या इनसे भी ज़्यादा गहरे जाकर के कोई बैठा हुआ है? घर के बारे में जो थोड़ा-सा वर्णन आता है, वो कहते हैं कि आँगन में, जो घर का आँगन है, उसमें आम का पेड़ है। और उस आम के पेड़ पर तरह-तरह के पक्षी डेरा डाले हुए हैं, यानी अपना घर बनाए हुए हैं। ठीक है? घर, यानी अपना घर बना करके वहाँ रह रहे हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, घर कहाँ है? दिल्ली में। और जो भी पक्षी चाहे किसी पहाड़ से उड़ कर के आ रहा हो, चाहे किसी घाटी से उड़कर आ रहा हो, पक्षी अक्सर विस्थापित होते हैं मौसम बदलने पर। ठीक है? तो कहते हैं कि जो कहीं से भी आता हो कोई, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है। यानी वह सीधे-सीधे कहाँ पहुँच जाता है? हमारे ही घर। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, कि माने जब वह अपनी जगह से चल रहा हो तो किसी ने उसको हमारा पता लिख करके दे दिया है कि चलो फलाने के घर पहुँच जाना। और आगे वे कहते हैं, कभी-कभी यहाँ तोते पहुँच जाते हैं, तो कभी कौवे और फिर तरह-तरह की गौरैया यहाँ पर आती रहती हैं। और वो शोर मचता है कि मानो कानों के पर्दे फट जाएँ और लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इतनी सारी चिड़िया इसी आम के पेड़ पर रहती हैं और आपस में उनकी चहचहाहट इतनी ज़्यादा है, इतना शोर करती हैं कि वे कानों के पर्दे फाड़ दें। हालाँकि दूसरे लोग इसी बात को कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका नज़रिया है, लेकिन जिसके घर ये सारी चहचहाहट मचती है, उसके तो कानों के पर्दे फटे जाते हैं, उसके तो कान दर्द करने लग जाते हैं। अब घर का और आगे वर्णन देखिए, कह रहे हैं घर के अंदर भी यही हाल है। घर के अंदर का क्या हाल है? बीसियों तो चूहे बसते हैं, बीसियों 20 है, 20 को कहते हैं बीसियों, बहुवचन है इसका। कह रहे हैं इसमें चूहे लगभग 20 होंगे। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं और चूहे कब एक्टिव होते हैं? रात को, जब बाकी सारे लोग सो जाते हैं तब उनका खेलने का समय या घूमने का समय या जो कुछ भी करने का समय है वो रात ही है। कहते हैं वह धमा चौकड़ी मिलती है, धमा चौकड़ी माने भाग दौड़। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते और हम सारे सोने का प्रयास करते हैं, पर उनकी भाग दौड़ के कारण हम ठीक से सो भी नहीं पाते। क्या होता है? बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं, ये सब रात में काम हो रहा है। चूहे जहाँ से गुजरते हैं, अगल-बगल कोई बर्तन है, बर्तन गिरा देते हैं, डिब्बे गिरा देते हैं, खुल जाते हैं। प्याले तो बचते ही नहीं हैं, गिरते हैं, टूट जाते हैं। और चूहों की भी कुछ खास बातें हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। कह रहे हैं उन 20 चूहों में से कोई एक चूहा है जो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है। लेखक अंदाजा लगा रहा है हो सकता है वो बूढ़ा हो और उसे सर्दी बहुत लगती है। तो इसलिए वो गर्माहट अंगीठी अंगीठी जिस पर खाना बनाया जाता है, जिसमें आग जलाई जाती है। तो हो सकता है वो सर्दी से बचने के लिए उसी अंगीठी के आस-पास बैठना पसंद करता हो ताकि वह गर्म रहे। एक दूसरा चूहा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है।
यानी वो कहाँ जाके बैठता है? बाथरूम की टंकी पर। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। अब ये कहते हैं बिल्ली हमारे घर तो रहती नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और कभी-कभी झाँक जाती है। अगर हमारे घर में वैसे बिल्ली नहीं रहती है, क्योंकि बिल्ली अगर रहती तो हो सकता है चूहे कम होते, पर 20 चूहे हैं तो इसका मतलब बिल्ली नहीं रहती है। और बिल्ली को घर पसंद है, वो कभी-कभी आती है और झाँक कर चली जाती है। आगे फिर कहते हैं, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, यानी बिल्ली आती है बाहर से, उसका मन किया घर में घुसने का, तो अंदर आई और दूध पी गई। न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी, कहकर चली जाती है। यानी मन नहीं किया घर में घुसने का तो बाहर से ही जैसे ये कह रही हो, अच्छा चलो फिर आऊँगी, यह कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर-पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे ही शाम होती है, 2-3 चमगादड़ कमरों के आर-पार, माने इस किनारे से उस किनारे से दूसरे किनारे, पर माने पंख, पंख फैलाकर कसरत करने लगते हैं, माने इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। फिर कहते हैं घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं, कबूतर जहाँ बैठते हैं वो गुटर गूं चलता ही रहता है उनका 24 घंटा। अगर आपके घर में कबूतर हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना शोर मचाते हैं। और कह रहे हैं कि इतने पर ही बस नहीं, माने सिर्फ इतने नहीं है, अभी तो ये वर्णन और लंबा जाएगा। कहते हैं घर में छिपकलियां भी हैं, यानी जो छिपकलियां हैं वो भी हैं, बर्रे भी हैं। बर्र मधुमक्खी जैसा कीट होता है, हालांकि उससे हमें डंक के अलावा कुछ नहीं मिलता। मधुमक्खी से तो मधु भी मिलती है। बर्र पीले रंग का होता है और वो डंक मारता है। कभी कभी कुछ बर्र काले रंग के भी होते हैं। और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। और चींटियां तो एकदम जान लो छावनी डाले हुए हैं। छावनी माने कैंटोनमेंट बना रखा है, उसे कैंट बना रखा है। ये सारी चींटियां वहीं रहेंगी। तो बहुत सारी चींटियां भी हैं इनके घर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आईं, माने कहीं से उड़ती उड़ती सीधे अंदर घुस गईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगीं। न किसी से पूछना न किसी से जांचना, बस इधर उधर घूम करके मकान देखे जा रही हैं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण चल रहा है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। और उनको इस तरह से उड़ता हुआ देखकर पिताजी ने बोला कि ये लोग मकान का निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इनके रहने लायक है या नहीं है। और वो जांच कैसे कर रही हैं? कभी वे रोशनदान पर, जो ऊपर की खिड़की होती है जिससे रोशनी आती है, उस पर जाकर के बैठ जाती हैं, तो कभी खिड़की पर, तो कभी जो हवा के लिए खिड़की होती है उस पर। फिर जैसे आईं वैसे ही उड़ गईं और जहां से आई थी वो अंत में फिर वहीं उड़ जाती है। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर, बैठक बैठक माने बरामदा, जहाँ पर बैठका होता है, जिसे लॉबी कह सकते हैं, कि उसकी छत पर लगे पंखे के गोले में, जो पंखे का गोला होता है जो सीलिंग से अटका रहता है उल्टा, उसमें उन्होंने अपना बिछावन, बिछावन माने बिस्तर लगा दिया है। बिछौना, ठीक है? बिछौना, इसी को बिछौना को ही बिछावन कहा गया है, इसे बिस्तर कहते हैं। और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। यानी उन्होंने अपना वहाँ बिस्तर सेट कर लिया, अपना घोंसला बना लिया और अपना सारा सामान लेकर के वहाँ आई और मजे से दोनों बैठी उसी में गाना गा रही हैं। जाहिर है, पिताजी कहते हैं एकदम क्लियर पता चल रहा है कि उन्हें घर पसंद आ गया था। यानी जो घर है वह उन्हें पसंद आ गया है और वो वहाँ पर अपना बिछावन डाल करके, अपना बेड बिस्तर डाल करके पड़ी हुई हैं और गाना गा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। अब उनको इस स्थिति में देखा गाना गाते हुए, तो माताजी और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली। अब कुछ देर बाद देखने के माँ ने सिर हिलाया और बोला, क्या कह रही? अब तो ये नहीं उड़ेंगी, यानी अब ये दोनों चिड़ियां नहीं उड़ेंगी। प- पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। कह रहे हैं कि अगर इनके आते ही इनको उड़ा दिया गया होता तो ये उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला भी बना लिया है, यानी उन्होंने घर बना लिया पूरा, ठीक है, घर बना लिया है। तो अब यहाँ से ये जाने से रही, अब ये नहीं निकलेंगी यहाँ से। माताजी की इस बात पर पिताजी को गुस्सा आ गया।
वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी बाहर निकाल करता हूँ। अब पिताजी को गुस्सा आया। वे आए और बोले, देखता हूँ कैसे ये यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे सामने गौरैया क्या चीज है। अभी निकाल बाहर करता हूँ, अभी इनको खदेड़ दूंगा। तो माँ कहती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, यानी घर में 20 चूहे हैं, उनको तो आपने नहीं निकाला, उनको नहीं निकाल पाए। अब चिड़ियों को निकालेंगे, यानी अब चिड़ियों को कैसे निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य से कहा, माँ ने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे इतने ही बहादुर होते तो चूहों को निकाल दिए होते, पर चूहों को तो निकाल नहीं पाए। अब माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, पिताजी एकदम आवेश में आ जाते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, इसलिए वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। अब वो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कूद रहे हैं, ताकि डर करके दोनों चिड़ियां जो हैं वहां से निकल जाएं। अब उनके इस सब कार्यक्रम पर गौरैयों ने घोंसले से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। अब जब पिताजी को इस तरह से करते हुए देखा तो दोनों गौरैया अपना सिर निकालकर नीचे देख रही हैं और फिर ची ची करने लगी। और जब गौरैया ची ची की, लेखक की जो माँ थी वो थोड़ा खिलखिलाकर हंसने लगी। इस बात पर पिताजी को गुस्सा आ गया और कहे, इसमें हंसने की क्या बात है, यानी क्यों हंस रही हो, इसमें हंसने की क्या बात है। लेखक कहते हैं कि माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है, यानी वो कुछ न कुछ मजाक कर लेती हैं। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। उन्होंने मजाक किया कि चिड़िया जानते हो आपस में क्या बात कर रही है, ये नीचे जो आदमी है ये कौन है और नाच क्यों रहा है, हाथ हिला करके शू शू करके कूद रहा है, तो ये नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब इस तरह से मजाक किया गया तो वो और ज्यादा क्रोधित हो गए और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे, वो और उछल कूद मचाने लगे। इस पर जो गौरैया थी, ये गौरैया देखिए, गौरैया पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। गौरैया एक वचन होगा, जब इस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो ये बहुवचन बनाने का तरीका है, ऐसे ही चिड़िया, यदि चिड़िया इस तरह से लिखा रहे तो ये चिड़िया एक वचन है और चिड़िया का बहुवचन इसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके बनता है। तो जो गौरैया थी वे घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। डैना पंखे की ब्लेड होती है, ठीक है, पत्ती जिसे कहते हैं, आप ब्लेड जानिए। फैन की जो ब्लेड थी, एक दूसरा फैन था वहीं बगल में, उसके ब्लेड पर जाकर के बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा हो और जाकर के वो किनारे से देख रही है। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। और माँ ने एक नई बात बताई, ये निकलेंगी नहीं। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि इन्होंने अब अंडे दे दिए होंगे, अब ये नहीं निकलेंगी। और पिताजी इस पर कहते हैं, निकलेंगी कैसे नहीं। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इतना कहकर पिताजी बाहर गए और बाहर से एक लाठी उठा लाए। लाठी डंडा होता है। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी और जो डैने पर बैठी हुई गौरैया थी, जब तक ये लाठी लेने जा रहे हैं तब तक वो दोबारा वापस अपने घोंसले में जाकर के बैठी। पिताजी ने लाठी ऊंची उठाकर पंखे को के गोले को ठकोरा। अब पिताजी ने लाठी उठाया और लाठी उठा करके पंखे का जो गोला होता है जिसमें मोटर लगा होता है, उसको ठकोरा, उसको ठुक ठुक मारा लाठी से। तो ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर, अब चूंकि सीधे चोट पड़ रही थी तो चिड़ियों को डर लगा और वो वहां से निकली और उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। और ये सब देखते हुए माँ जो है वो फिर बोली कि इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते, ये तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। तो माँ ने कहा, जाके बाहर से लाठी ले आ रहे हैं, ठक ठक कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो पंखा चला देते, तो ये उड़ जाती। पिताजी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लाठी उठाए वे पर्दे के डंडे की ओर लपके, यानी जल्दी से उधर पहुंचने की कोशिश की। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर बैठी, दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर। अब उसमें से एक गौरैया जैसे ही ये उनकी तरफ लपके, एक किचन के दरवाजे पर जाके बैठ गई, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर जाकर के बैठ दी। माँ को इस पर फिर हंसी आ गई। वो कहती हैं, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो।
एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब माँ ने अब की बार सही राय दी। उन्होंने कहा कि इतनी समझदारी से काम करोगे तब तो निकाल चुके। जब सारे दरवाजे खुले हैं, एक से बाहर भेजोगे, दूसरे से अंदर आ जाएँगे। अगर इन्हें निकालना है तो केवल एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा। लेखक कहते हैं कि मुझे उन्होंने झिड़का, डांट करके कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो अब इनको आदेश मिला कि जाओ दोनों दरवाजे बंद करो। लेखक कहते मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। यानी केवल एक दरवाजा किचन वाला खुला छोड़ा। और जब एक दरवाजा खुला रह गया तो पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। यानी उन्होंने एक लाठी और उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। दोबारा भगाने का एक विशद प्रयास, बड़ा प्रयास शुरू हुआ। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची और वो हवा में लाठी लहरा रहे थे, तो झूलती लाठी माने लहराती हुई लाठी जो है वह माँ के सिर पर लगते लगते बची कि अगर थोड़ा सा भी हाथ से छूटा होता तो माँ का ही सर फूटा होता। ची ची करती चिड़ियां कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती, माने एक जगह से भगाओ दूसरी जगह, दूसरी जगह से भगाओ तो तीसरी जगह। आखिर जब एकदम अति हो गई तो दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गईं। अब जाकर के वे निकली। माँ तालियां बजाने लगी। यानी पिताजी विजयी हुए, विजयश्री उनको मिली, चिड़ियों को बाहर भगा लिया। तो माँ तालियां बजाने लगी। पिता ने पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कि जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो, कुर्सी पर आ बैठे। और आते ही बैठते ही उन्होंने कहा, आज दरवाजे बंद रखो। उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। यानी एक दिन अगर उन्हें अंदर नहीं घुसने को मिला तो वे जान लो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और जब तक वो ये बात कह रहे हैं तब तक फिर से पंखे के ऊपर ची ची सुनाई पड़ा और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जब सिर उठाकर के ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। अभी अभी जो बाहर भाग के गई हैं वो दोबारा धीरे से आकर के अपने घोंसले में बैठ गई। आश्चर्य की बात थी, कैसे आई? तो माँ ने इस आश्चर्य का खुलासा किया। माँ ने बताया कि दरवाजे के नीचे से आई हैं। माँ बोली, यानी दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह थी, थोड़ा सा गैप था, उसके रास्ते से ये दोनों फिर से घुस गईं। लेखक कहते हैं मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी सी जगह खाली थी जिसमें से गौरैया निकल सकती थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती नहीं, बैठे हंसी जा रही है और ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि माँ कोई सहायता नहीं कर रही है, ऊपर से मजाक बना रही है, बार बार हंस रही है। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े माने टूट पड़े कि हर हालत में इन्हें भगा ही देना है। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए, माने जहां जिस दरवाजे से वो आई थी उसके नीचे कपड़े बोरे जो कुछ भी मिला उसको ठूस दिए कि ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए, यानी कोई भी गैप वहां रह न जाए। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े और फिर लाठी लेकर के, लाठी हिला हिला करके उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई और दोबारा फिर चिड़िया भाग गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी और जैसे ही फिर आराम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, वैसे ही चिड़िया फिर वापस आ गई। और इस बार वो कैसे आई? इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब इनके घर में एक रोशनदान था, रोशनदान का शीशा थोड़ा सा क्रैक था, तो उसमें से चिड़ियों की निकलने की जगह थी। तो अब की बार जब दरवाजा बंद कर दिया तो वे रोशनदान से निकल करके आ गई। अब लेखक की माँ कहती, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब माँ थोड़ी गंभीर हो गई, उन्होंने कहा, देखो जी, अब की बार चिड़ियों को मत निकालो। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब माँ थोड़ी गंभीर होकर के पिताजी से कहती, देखो जी, अब इनको मत निकालो, इन्होंने तो अब अंडे भी दे दिए होंगे, अब कहाँ जाएंगी? तो पिताजी कहते हैं, क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? माने इन्होंने अंडे दे दिए होंगे तो क्या मैं इनको घर के अंदर रहने दूं ताकि ये बीट करें और मेरा कालीन खराब हो जाए? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। यानी जिस रोशनदान से अब की बार आई थी उस रोशनदान में भी इन्होंने क्या कर दिया? कपड़ा ठूस दिया कि इस रास्ते भी ना। और फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोबारा फिर एक बार लाठी लेकर के चिड़ियों के पीछे पड़े और वो भाग गई और दोनों भाग करके पिछले आंगन की दीवार पर जा करके बैठ गईं।
कहते हैं इतने में रात पड़ गई, यानी रात हो गई। लेखक कहता है हम खाना खा करके ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। यानी अभी भागने सबसे अंतिम बार भागते हुए जहां पर चिड़िया दिखाई पड़ी थी, मैंने झांक कर देखा तो वो वहां पर नहीं थी। लेखक कहते हैं कि मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, यानी उन्होंने समझ लिया होगा कि इस घर में रहने को मिलेगा नहीं, और अपनी हार मानकर वे किसी दूसरी जगह चली गई होंगी, और उन्होंने हार मान ली होगी और किसी और जगह चली गई। उन्होंने देख लिया होगा कि ये आदमी एकदम डंडा लेके पीछे पड़ गया है, अब यहाँ रहने लायक नहीं रह गया है, इससे बढ़िया तो हम कहीं और चले जाएं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया है कि दूसरे दिन ईतवार था। ईतवार को रविवार कहते हैं। जब हम लोग नीचे उतर कर आए, यानी रात में सोए ऊपर जा कर के और वहां से अगले दिन सुबह नीचे उतर कर आए, तो वे फिर से मौजूद थी। जो चिड़िया थी वो फिर दोबारा अपनी जगह पर बैठी हुई थी। और कैसे बैठी थी? मजे से बैठी। मल्हार गा रही थी। मल्हार एक राग होता है, किताब का नाम भी मल्हार है। तो राग मल्हार का अर्थ होता है ऐसी राग जो बरसात के लिए गाई जाती है। मल्हार राग गाने से बारिश होती है, पुराने जमाने में ऐसी कहावत थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी, और उन्हें देखते ही पिताजी ने फिर से लाठी उठाई। वे गौरैयों को पीछे पड़े। गौरैया बड़ी आसानी से निकल गई। कहते हैं अब तो रोज यही कुछ होने लगा, डेली यही काम। ये सुबह आते, चिड़ियों को भगाते, वे भाग जाती। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। यानी पता ही नहीं चलता कहाँ से आई है, पर वो अंदर मिलती। पिताजी परेशान हो उठे। अब रोज भगाते भगाते एकदम परेशान हो गए। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? माने कितना चिड़ियों के पीछे लाठी लेके पड़ा रहेगा? पिताजी बार बार कहें मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, और बार बार पिताजी कहते मैं हार नहीं मानूंगा, इनको भगा के ही छोड़ूंगा, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। पर आखिर वह भी तंग आ गए। अंत में वे भी परेशान हो गए। और जब उनकी सहनशीलता यानी सहने की क्षमता जो है, सहनशीलता होती है सहने की क्षमता, चुक गई माने खत्म हो गई, तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, यानी घोंसला ही नष्ट कर देंगे। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। यानी अब घोंसला नोचने के लिए वे गए बाहर और बाहर से स्टूल उठा लाए। कहते हैं घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा, एकदम पंखे के सेंटर के नीचे स्टूल रखा, और उस पर लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये वाक्य उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें किसी को बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ दो, न रहने की जगह बचेगी, न कोई वहां रहने आएगा, उन्होंने गुस्से में कहा। कहते हैं घोंसले में अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। जो घोंसला बना था उसमें तिनके, जो घास के छोटे छोटे टुकड़े थे, उसमें से कई सारे बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग, ऐसा लगता है उन्हें देख करके कि गौरैयों ने अपने घर के बाहर झालर टांग रखी हो, कुछ लटका रखा हो सजावट के लिए। जैसे हम लोग झालर टांग देते हैं, कुछ टांग देते हैं दिवाली के समय। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। अब उन्होंने सूखे तिनकों पर लाठी लगाई, और लाठी लगाने के बाद दाईं ओर खींचा, तो दो तिनके घोंसले से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। अब इनके लाठी खींचने से दो तिनके जो हैं वह अलग हुए और दोनों फरफराते हुए माने नीचे गिरने लगे। और वो बड़े संतोष में, चलो दो तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अभी बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। अब कह रहे हैं कि एक बार प्रयास करने पर दो निकले तो 2000 भी निकल जाएंगे। लेखक कहते तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा, मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। अब लेखक उस समय बाहर की ओर देख रहे हैं। जब उनका घोंसला टूट रहा है तो लेखक ने देखा कि देखें गौरैया क्या कर रही है, तो दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी हुई थी। लेखक कहते हैं इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी। दुबला गई थी माने कमजोर हो गई थी।
और कुछ-कुछ काली पड़ गई थी, यानी उनकी रंगत जो है वो खराब हो गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। चहकना प्रसन्न होना होता है, वो प्रसन्न भी नहीं दिख रही थी। लेखक कहते हैं अब पिताजी ने लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रख कर वहीं रखे-रखे घुमाने लगे। यानी घास जो निकली हुई थी उसको लाठी उस पर टिका करके उसको ऐंठने लगे, घुमाने लगे। इससे जो तिनके थे वो लाठी में फँसकर लाठी में लिपटते चले जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, घोंसले के लंबे-लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे और लिपटते गए। और फिर क्या हुआ, घोंसला लाठी के इर्द-गिर्द, लाठी के चारों ओर खींचकर चला आने लगा, खींचता चला आने लगा। माने वो जैसे-जैसे लाठी ऐंठी जा रही वैसे तिनके जो हैं उसमें जुड़ते जा रहे हैं और लाठी के चारों ओर खींच रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फिर वह खींच-खींच कर लाठी के सिरे के इर्द-गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास, रुई के फाहे, धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। अब जिन-जिन चीज़ों से उन्होंने घोंसला बनाया था, उसमें सूखी घास का प्रयोग किया था, रुई के फाहे, रुई के टुकड़े यूज़ किए थे, धागे लाए थे, थिगलियाँ थिगलियाँ कपड़े के छोटे टुकड़े होते हैं, कपड़े के छोटे टुकड़े, उनका यूज़ किया था, इससे चकती लगाई जाती है, ठीक है? उनका यूज़ किया था, वो धीरे-धीरे लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। लेकिन तभी हुआ क्या, तभी सहसा ज़ोर की आवाज़ आई, चीं-चीं, चीं-चीं। पिताजी के हाथ ठिठक गए। पिताजी तो जानते थे कि गौरैया तो बाहर भाग गई हैं। वो सोचने लगे, यह क्या? क्या गौरैया लौट आई हैं? क्या सच में गौरैया वापस लौट आईं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। अब जब वो चींची की आवाज़ सुनी तो लेखक ने क्या किया, उन्होंने बाहर की ओर देखा। इनको क्या दिखाई पड़ा? नहीं, दोनों गौरैया बाहर की दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। जो दोनों गौरैया थीं, वो बाहर की दीवार पर ही गुमसुम चुपचाप बैठी हुई थीं। चीं-चीं की आवाज़ फिर आई। तो इस पर मैंने ऊपर देखा, लेखक कहते हैं मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर नन्ही-नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। अब दिखाई क्या पड़ा? पंखे के गोले के ऊपर जहाँ ये घोंसला था, वहाँ पर नन्ही-नन्ही गौरैया, माने छोटी-छोटी गौरैया, गौरैया के बच्चे सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और चीं-चीं किए जा रही थी। यानी यह जो चीं-चीं की आवाज़ थी, वह बड़ी गौरैया की नहीं थी, उनके बच्चों की थी, जो वहाँ घोंसले में पड़े हुए थे। जब घोंसला एकदम टूटने को आया, उन्हें खतरा महसूस हुआ, तब उन्होंने चीं-चीं, चीं-चीं की आवाज़ निकालनी शुरू की। लेखक कहते हैं अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उसमें लिपटा हुआ घोंसले का बहुत-सा हिस्सा था। कह रहे हैं कि अभी पिताजी उसको देख ही रहे हैं और लाठी उनके हाथ में है और उसमें बहुत सारा लिपटा हुआ घोंसले का हिस्सा है और उनको दिखाई क्या पड़ रही, नन्ही नन्ही दो गौरैया। वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? और वो नीचे पिताजी को देख रही हैं, ची ची कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कह रही हो कि हम आ गई हैं, हमारे माता पिता कहाँ हैं? लेखक कहते हैं मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होकर। उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा, पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए हैं। अब पिताजी ने क्या किया? वे स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों को लाठी से निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया। जो भी घोंसले के तिनके उनकी लाठी पर लिपटे हुए थे, उन्होंने उसे लाठी से निकाला और लाठी को उन्होंने एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए और जब वो आकर के कुर्सी पर बैठे एकदम शांत होकर के, तो माँ उठी और उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियाँ अभी भी हाँफ-हाँफ कर चिल्लाए जा रही थीं और जो वो छोटी-छोटी चिड़ियाँ थीं, वो अभी भी हाँफ-हाँफ कर, माने चिल्लाने से वो हाँफने लगी थीं, पर हाँफते हुए चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ-बाप को बुला रही थीं। उनके माँ-बाप झट से माने तुरंत, उड़कर अंदर आ गए और चीं-चीं करते उनसे जा मिले और वो भी चीं-चीं करते दोनों आपस में मिल गए और उनकी नन्ही-नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा जो चिड़ियों के माता-पिता बच्चों के लिए भोजन लाते हैं, ठीक है? उसे चुग्गा कहेंगे।
जब बच्चे अपना भोजन नहीं खोज पाते चिड़ियों के, तो चिड़ियों के माता-पिता अपने चोंच में कुछ ले आते हैं और यहाँ चित्र की तरह जब बच्चे ऐसे मुँह खोलते हैं, तो ऊपर वो डाल देते हैं। तो चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए और उनको ऐसा करते हुए मैं, माताजी और पिताजी उनको देखते रह गए। कमरे में फिर शोर होने लगा था। अब दोबारा फिर शोर शुरू हुआ, जिस शोर से पिताजी शुरू-शुरू में बहुत चिढ़ते थे, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख-देख कर के केवल मुस्कुराते रहे। पिताजी को यह बात समझ में आ गई कि आखिर ये लोग भी कहाँ जाएँ? जब मनुष्यों ने उनके रिहायश पर कब्ज़ा कर लिया है, जहाँ वे रहते हैं, उन पर कब्ज़ा कर लिया है, तो आखिर इन चिड़ियों का कोई घर तो नहीं है। यदि हमने उनकी जगह पर कब्ज़ा किया है, तो वे थोड़ी-सी जगह हमारे घर में ले ही सकते हैं। और इस समस्या का यही समाधान भी है कि यदि मनुष्य विकास की अंधी दौड़ में चिड़ियों, जानवरों की रिहायश को ख़त्म कर रहा है, तो उसे अपने घर में इन छोटे-छोटे जीवों को थोड़ी बहुत रिहायश देनी भी चाहिए। तो इस तरह से यह पाठ खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। पाठ के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न या विचार उठते हों, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।